कहते हैं हर इंसान की जिंदगी के कुछ पहलू होते हैं, किसी के अजीब तो किसी के सामान्य। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनका अतीत, भूत और भविष्य हर पल उनको चौंकाता रहता है। हर मोड़ पर एक नया डर, एक नया खौफ और सवाल लेकर आता है। छतरपुर गांव एक सदियों पुराना गांव है जहां शहरी लोगों का जीवन आधुनिक हो चुका है। वहीं इस गांव के लोग एक खौफ में जी रहे हैं। रात के 9 बजे के बाद भूल से भी कोई घर के बाहर मत जाना। हमारे गांव में 9 बजे के बाद निशिर-मोलो घूमते हैं। ये निशिर-मोलो हैं कौन ताऊ? 4 नकाबपोश आदमी जिनके कपड़े भी पूरी तरह काले होते हैं, अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए गांव में घूमते हैं। उनकी आंखें पीली चमक रही होती हैं और अगर उनको कोई नजर आ जाए तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और फिर वो उस इंसान को अपने साथ ही ले जाते हैं। जहां उनके साथ क्या होता है ये किसी को नहीं पता। कुछ दिन बाद रात के तकरीबन 10 बजे के समय एक लड़की आईने के सामने बैठी अपने बाल निहार रही थी। आज तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। नवीन देखते ही पागल हो जाएगा। ये कहकर उसने अपने माथे पर बिंदी लगाई और फिर खिड़की से निकलकर बाहर पहुंची। उसके बाद उसने इधर उधर देखा और फिर आगे बढ़ गई। बहुत देर हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि नवीन गुस्सा होकर वापस चला जाए। वो गलियों से गुजर रही थी, कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज तो कभी झिंगुरों की टर टर बार बार उसको सुनाई दे रही थी, जो माहौल को डरावना बनाने में कामयाब हो रही थी। हे भगवान, कितना सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे गांव की हर लड़की अपने प्रेमी से मिलने गई है। वो जंगल की सरहद पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी मोलो की आवाज उसे भारी कदमों के साथ ये आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो हैरान रह गई। ये किसकी आवाज है? उसने पीछे पलट कर देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। सामने से 4 आदमी जिनके चेहरे काले कपड़े से ढके थे, उनकी आंखें अंधेरे में भी पीली होकर चमक रही थी, अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए हुए उसी की तरफ आ रहे थे। हे भगवान, ये तो वही है जिनके बारे में गांव के लोग बातें करते हैं। इसका मतलब है कि वो सब सच है। वो अभी इधर उधर छिपने की जगह देख ही रही थी कि तभी वो आवाज आना बंद हो गई। उसने पीछे पलट कर देखा तो वो चारों उसके ठीक सामने थे। उन्हें करीब देखकर उस लड़की के डर का ठिकाना नहीं रहा। उसी समय ताबूत खुला और न जाने उस लड़की ने ऐसा क्या देखा कि उसकी आंखें फट पड़ी और मुंह से एक खौफनाक चीख निकली और चारों तरफ गूंज गई। कुछ महीनों बाद 3 बाइक तेज रफ्तार के साथ रोड पर से गुजर रही थी और उनका पीछा पुलिस की एक जीप कर रही थी। तभी एक चौराहा आया और ये तीनों बाइक्स अलग अलग रास्तों पर निकल गई। ये देखकर पुलिस की जीप रुक गई। इन्होंने फिर हमें चकमा दे दिया। कुछ देर बाद एक सुनसान सी जगह पर एक घर के सामने ये तीनों बाइक आकर रुकी। सबसे पहले 2 लोगों ने अपने अपने हेलमेट उतारे। वाह, आज तो मजा ही आ गया। मुझे भी अच्छा माल हाथ लगा है आज तो। तभी तीसरी बाइक पर बैठी एक लड़की ने भी हेलमेट निकाला। कसम से यार, आज तो लगा था कि पुलिस हमें पकड़ ही लेगी, लेकिन भला हो उस बेवकूफ कांस्टेबल का जिसने गाड़ी को चौराहे पर आने के बाद हम में से एक का भी पीछा नहीं किया और हम तीनों भागने में कामयाब हुए। चलो, अब अगले 3 महीने तक चोरी करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम लोगों को नहीं होगी। मुझे तो लगता है मैं इन पैसों को 1 महीने में ही उड़ा दूंगी। ये तीनों रात के क्लब गए और देर रात पार्टी करके घर लौटे। इसी तरह इनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन संजना के साथ वो हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अरे ये देखो संजना,
अखबार में तुम्हारा फोटो छपा है। क्या मेरा फोटो? कहीं पुलिस ने मेरा चेहरा तो नहीं पहचान लिया? पढ़ के देखती हूँ। रिया ने अखबार मोहित से लिया और पढ़ने लगी। छतरपुर गांव में ठाकुर वीर प्रताप की बेटी मधुलिका पिछले 2 महीने से लापता है। इसके घरवाले बहुत परेशान हैं। जिसको भी मधुलिका कहीं नजर आए तो उसकी सूचना फौरन वीर प्रताप के इस टेलीफोन नंबर पर दें। अरे यार, इसकी तो हुबहू मेरे जैसी शक्ल है। तो क्या हुआ, तू ये है थोड़ी, सिर्फ शक्ल ही तो मिल रही है। ये सुनकर संजना के चेहरे पर एक मुस्कान छलक आई। अगली सुबह ठाकुर के घर का टेलीफोन बजने लगा। जी कौन? आप छतरपुर से ठाकुर वीर प्रताप बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं वीर प्रताप बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? जी, मैं नागपुर से मोहित बोल रहा हूँ। आपकी बेटी मधुलिका हमारे पास है। ये सुनकर ठाकुर खुश हो गया। क्या मधुलिका तुम्हें मिली है? कैसी है वो? मेरी बात कराओ उससे। देखिए, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे लेकर छतरपुर आ जाएंगे। लेकिन हम पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। जी जी, आप ले आइए। हम पुलिस को आपके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। अगले दिन गांव के चौक पर कई लोग जमा थे और सभी मुख्य द्वार की तरफ देख रहे थे। कुछ देर बाद संजना, रिया और मोहित द्वार से आते हुए सभी को नजर आए। अरे मधुलिका बेटिया! ठकुरायन ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? संजना उसको गौर से देख रही थी। आप कौन हैं? अरे मधुलिका, मैं तेरी माँ हूँ बेटा, और ये तेरे बाऊजी। जी, अभी ये आप में से किसी को नहीं पहचानती। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि ये हमें नदी के किनारे मिली थी और इसके माथे पर बहुत सी चोटें थीं। हमने पूरे 1 महीने इसका ट्रीटमेंट करवाया है, तो ये चलने फिरने लायक हुई है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि इसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ जाएगी। बच्चों, तुमने मेरी बेटी का इतना ध्यान रखा, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया किस मुंह से करूं समझ नहीं आता। रिया, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे यहाँ सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। अरे नहीं बेटी, ऐसे मत बोलो। तुम्हारी याद में कितना रोए हैं हम, ये तुमको नहीं पता। मधुलिका, यही तुम्हारे माँ बाप है, यही तुम्हारा असली घर है। नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। बच्चों, तुम दोनों भी यहीं रुक जाओ। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, तुम लोग भी यहाँ रुक जाओ। हम तुमको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। बच्चों, हमें भी तुम्हारी खातिर का एक मौका दो। हो सकता है तुम लोगों के साथ रहने पर मधुलिका की याददाश्त जल्दी वापस आ जाए। ये सुनकर रोहित ने मोहित की तरफ देखा और इन्होंने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद ठाकुर और ठकुरायन इन तीनों को अपने घर ले गए। ठकुरायन ने चौखट पर ही संजना की आरती की और फिर उसके सामने एक थाली लाकर रखी। बेटी, इस थाली में अपने दोनों कदमों को रखो और फिर घर में प्रवेश करना। ये देखते हुए रिया धीरे से मोहित से बोली, ये बेवकूफ अपनी बेटी को घर में ले रहे हैं या अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा रहे हैं? अरे चुप रहो। संजना ने अपने पैर उस थाली में रखे तो उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उफ! बच्चों, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, फिर खाना लगाती हूँ। ये सभी लोग फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचे। बेटी, ये तुम्हारे पसंदीदा आलू के पराठे। क्या सच में ये मेरे मनपसंद है? हाँ बेटी, खाकर देखो। ये सुनकर संजना ने पराठा खाया। हाँ, ये तो काफी टेस्टी है। खाना खाने के बाद आओ मधुलिका बेटी, मैं तुमको तुम्हारा कमरा दिखा दूं। आज सुबह ही मैंने साफ किया है और तुम्हारे दोस्तों को भी एक कमरा दे देती हूँ। नहीं, मैं मेरे दोस्तों के साथ ही रहूंगी। इनके बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, उस कमरे में मोहित और रिया भी तुम्हारे साथ रुकेंगे। क्यों परेशान होती हो? ठकुरायन इनको एक बड़े से कमरे में ले गई। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना बेटा।
और ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। वो गई क्या? मोहित ने दरवाजे से झांक कर देखा। हाँ चली गई। क्या मस्त बेवकूफ बनाया इनको। क्या बात है संजना, तू तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस निकली। अरे यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन इन सभी की बेवकूफी देखी ना तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब जैसे जैसे तुझे मधुलिका के बारे में पता चलता जाएगा, वैसे वैसे ही तेरी यादशत वापस आती जाएगी। हाँ सही है, बस ऐसा ना हो कि असली वाली वापस आ जाए। हम तो बस यहाँ से अपनी लाइफ का सबसे बड़ा हाथ मारेंगे और फिर गायब। इस तरफ ठाकुरायन और ठाकुर एक दूसरे को रहस्यमयी तरह से देख रहे थे। समय हो गया है। ये सुनकर ठाकुर ने बिना कुछ कहे उस थाली को हाथ में उठाया और मन में कुछ बुदबुदाता हुआ घर से निकला। गांव में सभी इस समय निशिर मोलों के डर से अपने अपने घरों में थे, लेकिन ठाकुर उस थाली को लिए आगे बढ़ रहा था। वो एक पेड़ के सामने जाकर रुका, जो अभी तक बिल्कुल आम पेड़ दिख रहा था। ठाकुर ने अपनी आंखें बंद करके उस थाली का पानी उस पेड़ की जड़ पर पलट दिया, और ऐसा करते ही उस पेड़ पर लगे हर एक फल अपने आप चमकने लगा। यह दृश्य बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक था। ठाकुर ने अपनी आंखें खोली तो उन फलों को चमकता हुआ देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो मुस्कुराता हुआ वापस घर की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर बाद इन सभी को नींद आ गई। अगली सुबह ये तीनों 7 बजे ही उठ गए थे। ठाकुरायन और ठाकुर के साथ इन्होंने नाश्ता किया। बेटी, क्या तुझे अब भी कुछ याद नहीं आ रहा कि नाश्ते में तू रोजाना मुझसे क्या मांगा करती थी? सच में आंटी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे आप जाने दीजिए। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहना। मैं और तुम्हारे पिता तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हाँ बेटी, अब हम तुम पर बिल्कुल भी जोर नहीं देंगे। तुमको अपने आप सब कुछ याद आ जाए, बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। यह सुनकर संजना ने मोहित और रिया की तरफ देखा और ये तीनों चुपके से मुस्कुरा दिए। दोपहर के समय मोहित ठाकुर से बोला, अंकल, हम लोग जरा गांव टहल कर आ रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं भी साथ आऊं। अरे आप बच्चों के बीच क्या करेंगे? समझदार बच्चे हैं, अपने आप घूम लेंगे। जी अंकल, आप फिक्र मत कीजिए। ये तीनों घर से निकले और गांव में टहलने लगे। यार वैसे सच कहूँ तो गांव की हवा मुझे भी अच्छी लग रही है। हाँ ये तो है, यहाँ शहर के मुकाबले बहुत सुकून है। टहलते हुए ये तीनों एक जूस कॉर्नर पर पहुंचे। चाचा, हमारे लिए 3 ग्लास जूस लगा दीजिए। बैठो बेटा, लगाता हूँ। वहीं एक और लड़का बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसकी नजर इन तीनों पर पड़ी। आप लोग तो शहर से लगते हो। जी हाँ, वो हाँ, बस ऐसे ही घूमने के पर्पस से आए थे। अच्छी बात है, आप शहर के होकर गांव घूमने आए हो, वरना शहरी लोग तो हमें कुछ समझते ही नहीं है। इन सभी ने एक दूसरे का नाम जाना और फिर मोहित ने उस लड़के से कहा, अच्छा राजू, इस गांव में देखने लायक क्या क्या है? यहाँ दक्षिण में एक बावड़ी है, पश्चिम दिशा में एक कुआं है और उसके आगे कुछ कदम चलने पर एक राजमहल भी है। क्या? राजमहल यहाँ पर? हाँ, सदियों पुराना राजमहल है। वाओ, क्या तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो? इस पर राजू से पहले जूस वाले ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। राजमहल कोई नहीं जाता। वो 300 साल से वीरान पड़ा है। पहले ही हम लोग निशिर मोलों से परेशान हैं। अब और मुसीबत नहीं चाहते हम लोग। ये नाम सुनकर इन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। निशिर मोलो? वो क्या है? 4 नकाब पोश आदमी अपने कंधे पर एक ताबूत लिए रात के समय गांव में घूमते हैं। उनकी आंखें पीली चमक रही होती हैं। उस समय अगर कोई उन्हें नजर आ जाए तो उनकी आंखें लाल रंग की होकर चमकने लगती हैं और वो चारों उस इंसान को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आता।
ये सुनकर संजना ने मोहित की तरफ देखा और इन तीनों ने ही मुश्किल से अपनी हंसी को रोका। ठीक है अंकल, हम वहां नहीं जाएंगे। इन्होंने जूस खत्म किया और फिर घर वापस आ गए। शाम के समय संजना मोहित और रिया के साथ गार्डन में मौज मस्ती कर रही थी तो ठाकुर और ठकुराइन उसे बड़ी हसरतों भरी निगाहों से देख रहे थे। इन सभी ने रात को साथ में डिनर किया और ये तीनों अपने अपने कमरे में पहुंचे। संजना, यार मैं एक बात सोच रही थी। जिस राजमहल में पिछले 300 सालों में कोई नहीं गया, वहाँ बहुत सी कीमती चीजें हो सकती है ना? हाँ, ये तो तूने ठीक कहा, लेकिन अभी हम कुछ चोरी नहीं कर सकते यार। अभी तो यहाँ कुछ दिन और गुजारने हैं। ठाकुर की तिजोरी तक पहुँचना है। हाँ वो तो है, लेकिन पहले एक बार महल हो आते हैं ना, देख आते हैं वहाँ कुछ है भी कि नहीं। हाँ, ये बात भी सही है। रात को 12 बजे के समय ये तीनों चुपचाप घर से निकल आए। अरे बाप रे, बहुत सन्नाटा है यार। शहर में जो हाल 2 से 3 बजे होता है, यहाँ तो अभी से वो माहौल दिख रहा है। उस चंपू ने क्या कहा था? किस तरफ है महल? मुझे याद है। ये तीनों पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए एक कुएं के पास पहुंचे। चलो, कुआं तो आ गया, वो महल भी करीब ही होगा। उसके बाद करीब 150 कदम चलने के बाद इनकी नजरों के सामने था एक राजमहल। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा है यार। चलो अंदर, बहुत माल होगा। इन तीनों ने महल की चौखट पर जैसे ही कदम रखा तो मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और बिजली कड़की। अरे बाप रे, अचानक मौसम कैसे बदल गया? ये महल के अंदर पहुंचे तो वहां बहुत सी एंटीक चीजें रखी थी। क्या बात है यार, यहाँ तो बहुत माल है। तभी इन तीनों को किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। अरे लगता है कोई आ रहा है। नहीं यार, यहाँ कौन होगा? तभी जोरों का शोर हुआ। इन्होंने पलटकर देखा तो एक बड़ी सी पेंटिंग जमीन पर आ गिरी थी। अरे लगता है ये यहाँ के राजा की पेंटिंग है। हाँ, लेकिन ये गिरी कैसे? इतने सालों से टिकी हुई थी। ये तीनों आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ते बढ़ते अब संजना को ये महल कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। यार पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। इम्पॉसिबल। अगर तू पहले यहाँ आई होती ना तो यहाँ कुछ नहीं बचा होता। हाँ, ये बात भी सही है। तभी इन तीनों की नजर एक दीवार पर लगी पेंटिंग पर पड़ी और इनकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। इम्पॉसिबल। इनके सामने थी एक पेंटिंग जिसमें संजना एक राजकुमारी बनी हुई थी। ये क्या संजना? ये तो तू है? हाँ यार, और इसके नीचे लिखा है 1721। ये कैसे हो सकता है? ये देखकर इन तीनों का दिमाग घूमने लगा। ठाकुर की बेटी मधुलिका की शक्ल इस राजकुमारी से मिलती है और मधुलिका की शक्ल मुझसे। ये क्या पहेली है? यार चलो जल्दी यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये तीनों अब राजमहल से ऐसे ही निकल आए। संजना के मन में कई सवाल उठ रहे थे। ये अभी गांव में पहुंचे ही थे कि तभी। अरे तुम तीनों इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? पता भी है निशिल मोलो के आने का समय हो गया है। अरे हाँ, हम घर ही जा रहे हैं। तभी इन सभी को भारी कदमों के साथ एक आवाज सुनाई दी। जिसे सुनकर ये चौंक पड़े। वो आ गए, जल्दी छिपो, जल्दी। राजू को इस तरह से डरा हुआ देख ये तीनों हैरान थे। वो इनको लेकर झाड़ियों में छिप गया। इन्होंने देखा कि सामने से निशिल मोलो आ रहे हैं। ओह माय गॉड, ये तो सच में वही है जिनके बारे में उन्होंने बताया था। मतलब उनकी बात सच थी। उसी समय एक शराबी भी नशे में झूमता हुआ वहां से गुजर रहा था। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। सामने से निशिल मोलो आ रहे थे और इस तरफ से वो शराबी।
उनकी नजर जैसे ही शराबी पर पड़ी तो उनकी आंखों का रंग लाल हो गया। धीरे से ताबूत खुल गया। उसे देखकर इन चारों का दिल दहल उठा और ये मुंह पर हाथ रखकर वहां से दौड़ पड़े। उस शराबी की चीख फिजा में गूंज गई और जैसे ही इन चारों के कानों में पड़ी तो इनकी रफ्तार और तेज हो गई। मिशिर मोलो कौन है, और अगर संजना की शक्ल की कोई लड़की ठाकुर की बेटी है तो राजमहल में उसकी तस्वीर कैसे है? ठाकुर का उस पेड़ की जड़ को पानी देने का क्या रहस्य है? संजना का गांव में आना एक इत्तेफाक था या एक साजिश? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी इस पेशकश का अगला भाग जरूर देखें।